स्टार्ट करते हैं सॉलिड चैप्टर की एक्सरसाइज। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टील ऑफ वायर ऑफ लेंथ 4.7 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर stretched by a same amount as a copper wire of length 3.5 meter and area of cross section this under a given load. What is the ratio of Young modulus of steel and copper? ठीक है, क्या करना है हमें इसमें, पहले तो आप ध्यान दो कि यहाँ पे दो वायर है, एक है स्टील की और दूसरी है कॉपर की। ठीक है, लेंथ ऑफ स्टील वायर गिवन है, एरिया ऑफ स्टील वायर गिवन है। ठीक है, लेंथ ऑफ कॉपर वायर और एरिया ऑफ कॉपर वायर भी गिवन है। ठीक है, अब वो कह रहा है उन पे लोड सेम लग रहा है, जो फोर्स लग रही है ना स्टील की वो भी एफ है और जो फोर्स लग रही है कॉपर पे वो भी एफ है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है यंग मॉडुलस का, फोर्स पर यूनिट एरिया स्टील चेंज इन लेंथ स्टील डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ स्टील, ऐसे यहाँ होगा फोर्स पर यूनिट एरिया कॉपर चेंज इन लेंथ कॉपर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ कॉपर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्या रेशियो होगी स्टील और कॉपर की, क्या के यंग मॉडुलस की। ठीक है, और एक चीज यहां पर गिवन है आपको कि दोनों के दोनों जो स्ट्रेच हो रहे हैं उनका अमाउंट सेम है। देखो यहाँ पे स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, इसका मतलब दोनों का डेल्टा एल सेम है। इस बात को समझो, डेल्टा एल ऑफ स्टील बराबर है डेल्टा एल ऑफ कॉपर, तो यंग मॉडुलस स्टील डिवाइड बाय यंग मॉडुलस कॉपर इज इक्वल्स टू फोर्स ए ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, ऊपर कॉपर लिख दिया, स्टील लिखना था ऊपर, ऑफ स्टील एल ऑफ स्टील फोर्स डिवाइड बाय ए ऑफ कॉपर डेल्टा एल ऑफ कॉपर एल ऑफ कॉपर। किस किस को काटना है, फोर्स से फोर्स कट जाएगा, डेल्टा एल से डेल्टा एल कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या आपका, एरिया ऑफ स्टील लेंथ ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ कॉपर एरिया ऑफ कॉपर। ये चारों चीज़ें हैं तो आपके पास रेशियो आ जाएगी। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कहता है इन फिगर 9.11 shows the stress strain curve for a given material, what are the Young's modulus, एक पॉइंट निकालो यंग मॉडुलस क्या होगा। ठीक है, और बी अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल। ठीक है, अब आप ग्राफ को देखो, ग्राफ में आपको क्या क्या दिया हुआ है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व दिया है, यहाँ पे ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है, दो चीज़ें दी हुई हैं।
तो यंग मॉडुलस निकालने को कह रहा है वो। यंग मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। अब देखते हैं स्ट्रेस कितना है और स्ट्रेन कितना है। अब मैं यहाँ पे अगर इस वाली वैल्यू को उठा लूँ, जरा ध्यान देना इसको, तो इसका स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों मिल रहा है मेरे को, देखो मिल रहा है। अब इसमें स्ट्रेस कितना है? 150 और स्ट्रेन कितना है? 0.002। तो आ गया यंग मॉडुलस। एक क्वेश्चन दूसरा है अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ मटेरियल की, ठीक है। तो यील्ड स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो वो तकरीबन यहाँ पर आ रही है, देखो मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर रहा हूँ ये। तो अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ मेरे को 300 लग रही है, 300 यील्ड स्ट्रेंथ होती है जहाँ तक वो जा सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है वो वाई एक्सिस बता रहा है, मैक्सिमम 300 है इसका, ठीक है। तो इसकी मैक्सिमम जो अप्रोक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ है वो हो जाएगी 300। ये ज़रूर ध्यान रखना जो ब्रैकेट में लिखा 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दो ग्राफ दिया हमें, ठीक है। इन दो ग्राफ में स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व दिखा रखा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। जहाँ तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो तो इसका पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होता है, ठीक है। वहाँ तक इलास्टिसिटी लगती है। उसके बाद इस रीजन को आप कह सकते हो इलास्टिक रीजन, ठीक है। और इस रीजन को कह सकते हो प्लास्टिक रीजन। सेम इसके साथ ये रीजन होगा आपका इलास्टिक रीजन और ये रीजन होगा प्लास्टिक रीजन, ठीक है। अब वो कहता है आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, जरा ध्यान दो। पहला, विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस, तो किसका यंग मॉडुलस ज़्यादा है? तो यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन, यानी कि स्लोप, इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जो स्लोप है स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ का वो मटेरियल ए का ज़्यादा है मटेरियल बी से, ठीक है। इसलिए ए का यंग मॉडुलस बी से ज़्यादा होगा। देखो तो आंसर में ए का क्या आएगा? ए का आंसर है क्या? वो कह रहे हैं विच ऑफ मटेरियल हैज ग्रेटर यंग मॉडुलस, तो आप जवाब दोगे मटेरियल ए। क्यों? क्योंकि यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का डिवीजन या स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन का, ठीक है। अच्छा, अब बी पार्ट क्या कहता है? विच ऑफ टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल, दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर मटेरियल है, ठीक है। देखते हैं। तो यहां से हमें दिखता है ए ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बी से। क्यों? मटेरियल ए ज्यादा स्ट्रॉन्गर है बी से क्योंकि वो ज्यादा देर तक खींचा जा सकता है, ठीक है। वो ज्यादा देर तक स्ट्रेस झेल सकता है। अगर आप इस कर्व को देखोगे तो इसको देखो, ये इस रीजन को देखो, ये कहाँ तक स्ट्रेस झेल रहा है, ठीक है। बी का आंसर क्या है? मटेरियल ए।
इज स्ट्रॉन्गर देन बी। ठीक है। अच्छा, अब कोई तुमसे पूछे यहाँ पर डक्टाइल कौन है या ब्रिटल कौन है, एक्स्ट्रा में डाल रहा हूँ मैं, ऐसी सी पॉइंट बना दिया मैंने कि डक्टाइल कौन है या ब्रिटल कौन है, तो क्या जवाब दोगे? तो बी इज मोर ब्रिटल, बी इज मोर ब्रिटल देन ए, या आप कह सकते हो ए इज मोर डक्टाइल देन बी। क्यों बी ज्यादा ब्रिटल क्यों है? क्योंकि उसके पास प्लास्टिक रेंज बहुत छोटी है, तो ये जल्दी टूट जाएगा। ब्रिटल चीजें ना टूट जाती हैं, जैसे लकड़ी, अगर लकड़ी को आप पीटोगे तो फट जाएगी, ये नहीं कि उसकी आप उसको खींच खींच के उसको उसकी चादर बना सकते हो। डक्टाइल वो होते हैं जिनको हम चादर बना सकते हैं, और मेलेबल वो होते हैं जिनके हम वायर बना सकते हैं। तो इसकी हम वायर या चादर नहीं बना सकते, इसकी काफ़ी लंबी रेंज है, प्लास्टिक रेंज। तो आप इसको डक्टाइल कहेंगे ए को। ए ज़्यादा डक्टाइल है, बी कम डक्टाइल है। ए कम ब्रिटल है, बी ज़्यादा ब्रिटल है। ये एक्स्ट्रा में डाल लेना, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? Read the following statement below carefully and state with reason if it is true or false. The young modulus of rubber is greater than steel. ध्यान दो, पहली बात तो है कि यंग मॉडुलस जो है रबड़ का ज़्यादा होता है स्टील से? नहीं, यंग मॉडुलस स्टील का ज़्यादा होता है। तो पहले का आंसर तो आपका फॉल्स है। अब इसका रीज़न क्या लिखोगे? अगर मैं बात करूं उनको डिफॉर्म करने की, जब मैं स्टील को और रबड़ को डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं एक जैसे, ठीक है, कम एक्सटेंशन के लिए, तो आप ये देखोगे कि जो स्टील है उसको आप काफ़ी खींच सकते हो एज कंपेयर टू रबड़। तो अगर हम इसके बारे में बोले, व्हेन स्टील एंड रबड़ आर सब्जेक्टेड टू द सेम डिफॉर्मिंग फोर्स, लेस एक्सटेंशन एंड हेंस लेस स्ट्रेन इज प्रोड्यूस इन स्टील। कम एक्सटेंशन आएगी स्टील में और कम स्ट्रेन या कम बदलाव आएगा स्टील में रबड़ के कंपैरिजन में। जिसमें कम बदलाव आएगा वो ज़्यादा इलास्टिसिटी दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या है? यंग मॉडुलस इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। तो आप ये कह सकते हो इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अगर मैं रबड़ को खींचूं और स्टील को खींचूं तो स्टील में कम बदलाव आता है, रबड़ में ज़्यादा आता है, सेम डिफॉर्मिंग फोर्स से। तो दोबारा सुन लो, अगर स्टील और रबड़ दोनों पे लगाई जाती है एक जैसी डिफॉर्मिंग फोर्स, तो कम एक्सटेंशन देखी जाती है स्टील में रबड़ के मुकाबले में। ठीक है, आगे चलते हैं। द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शेयर मॉडुलस। क्या बात ठीक है? अगर आप किसी को खींच रहे हो, किसी कॉइल को स्ट्रेच कर रहे हो, तो वो उसके शेयर मॉडुलस से पता चलेगा आप उसको कितना स्ट्रेच कर सकते हो। हाँ, ये बात ठीक है। तो इसका जवाब क्या दोगे? ट्रू। हाँ, व्हेन द कॉइल इज स्ट्रेच्ड देयर इज नो चेंज इन लेंथ। जब हम कॉइल को खींचते हैं तो उसमें चेंज नहीं आता लेंथ में या उसके वॉल्यूम में। अगर लेंथ में चेंज आता तो मैं उसको क्या बोलता कि लॉन्गिट्यूडनल चेंज आया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लगा है। अगर वॉल्यूम में चेंज आता तो बल्क स्ट्रेन लगता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर चेंज आता उसकी शेप में। देयर इज ओनली चेंज इन शेप ऑफ स्प्रिंग, सो शेयर मॉडुलस इज इन्वॉल्व्ड। तो यहाँ पर शेयर मॉडुलस ही लगेगा। तो दूसरे का आंसर है ट्रू। फिर दोबारा सुन लो,
When the coil is stretched, there is no change in length or volume of wire used in the coil. ठीक है, there is only a change in shape of spring. ठीक, चलो आगे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन को, 2 wires of diameter 0.25 centimeter, one made up of steel and other is made up of brass, are loaded as shown in figure. ठीक है, the unloaded length of steel wire is 1.5 meter and that of brass wire is 1 meter. ठीक है, आपको क्या क्या सामान दिया हुआ, आपको लेंथ दी हुई है। इस क्वेश्चन में काफ़ी सारी चीज़ें यही मिल जाएगी आपको। ये लेंथ है स्टील की, ये लेंथ है ब्रास की। जो स्टील है वो कितना लोड एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स ऑन स्टील वो है 10 kg मल्टीप्लाई में जी। जी हम 10 ही ले लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। और जो ब्रास एक्सपीरियंस कर रहा है वो है 6 kg यानी कि 60 न्यूटन। ब्रास वाली वायर 60 न्यूटन एक्सपीरियंस कर रही है, स्टील वाली वायर 100 न्यूटन एक्सपीरियंस कर रही है। ठीक है, कैन का एरिया दे रखा है, देखते हैं। डाया दे रखा है, डायमीटर है स्टील का 0.25 और यही डायमीटर है ब्रास का। डायमीटर दिया हो तो हम निकाल सकते हैं एरिया, पाई डी/2 स्क्वायर। मैं तो ए ही लिख रहा हूं क्योंकि दोनों का सेम है। देखते हैं, अगर फ्रैक्शन मांगेगा तो कट जाएगा। देखते हैं क्या मांगता है। कहता है कंप्यूट द एलोंगेशन ऑफ स्टील एंड ब्रास वायर। पता करो कितनी खिंचेगी स्टील की वायर और ब्रास की वायर। लो, यहाँ पर एक चीज़ नहीं दी हुई, यंग्स मॉडुलस, वो दिया होना चाहिए। एनसीईआरटी इसलिए नहीं देती कि टेबल में देख लेना। ठीक है, तो गिवन में आएगा ये आपके, गिवन में आएगा यंग्स मॉडुलस स्टील का और यंग मॉडुलस ब्रास का। आप टेबल में से देख लेना और एग्जाम में आपको गिवन मिलेगा। फोर्स स्टील पे 100 न्यूटन, दोनों का वजन लगेगा। फोर्स ब्रास पे सिर्फ नीचे वाले का लगेगा। लेंथ स्टील की दी हुई है, लेंथ ब्रास की दी हुई है, एरिया स्टील का दिया हुआ है, एरिया ब्रास का भी दिया हुआ है, सिर्फ इलोंगेशन मांग रहा है। तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, यंग मॉडुलस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल बाय एल। तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया यंग मॉडुलस बाय एल। अब डेल्टा एल निकालना हो स्टील में, फोर्स स्टील की, एरिया दोनों का सेम है, यंग मॉडुलस स्टील का, लेंथ स्टील की। और ब्रास में निकालना हो तो फोर्स ब्रास की डिवाइड बाय एरिया यंग मॉडुलस ब्रास का, एल ब्रास का। ठीक है, तो इससे दोनों की चेंज इन लेंथ आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। द एज ऑफ एन एल्यूमिनियम क्यूब इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, एंड फेस ऑफ द क्यूब इज फर्मली फिक्स्ड टू वर्टिकल वॉल। ठीक है, a mass of 100 kg is then attached to the opposite side of cube. The shear modulus of aluminium is this. What is the vertical deflection? तो बताओ उसकी vertical deflection क्या होगी। अब पहले हम देखते हैं यहाँ पे चीजें क्या क्या दी हमें। एक तो हमें एक एज लेंथ दी है क्यूब की 10 सेंटीमीटर, इससे एरिया मिल जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है,
एरिया मिलने के बाद उसके एक फेस को तो हमने फिक्स कर दिया है एक वॉल से, मतलब चिपका दिया है। ये वो क्यूब है आपका, और दूसरे फेस पर मैंने एक मास को 100 किलो के मास को अटैच कर दिया उसके दूसरे फेस पर। देखो कैसे, यहाँ पर एक 100 किलो का मास लटका दिया, ठीक है। अब 100 किलो का मास क्या करेगा, इसको खींचेगा और इसको लटका देगा, ठीक है। थोड़ा सा खींच के टेढ़ा कर देगा, तो वो कह रहा है यहाँ पर एक चेंज आएगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन आएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन निकालो। आपको शेयर मॉडुलस दे रखा है 25 गीगा पास्कल। तो पहले तो समझ लो आप, इसका मतलब होता है 10⁹ ठीक है। अब वर्टिकल डिफ्लेक्शन देखते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स है मेरे पास, फोर्स कितनी है 100 किलो के हिसाब से, mg 100 kg, और g को मैं 10 ले लेता हूँ आसान करने के लिए, 1000 न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स है, एरिया है, चेंज इन लेंथ निकालनी है, x बोल लो इसको, ठीक है। और ये आपका a है। ये जो x है वो निकालना, वर्टिकल डिफ्लेक्शन। ये तो x कितना हुआ, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय ईटा बाय ए। आगे यहाँ से x चल जाएगा, इससे कम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, 4 आइडेंटिकल होलो सिलेंड्रिकल कॉलम of mild steel supported a big structure of mass 50 kg। ये लो, ये बिग स्ट्रक्चर ऑफ मास है, कितने का, 50,000 kg का। और इसको किस पे टिका रखा है हमने, 4 पिलर्स पे। एक पिलर सिलेंड्रिकल, ठीक है। ऐसा एक पिलर यहाँ है, मैं एक बना के पिलर को कॉपी मार देता हूँ 3-4 जगह। देखो आइडेंटिकल पिलर है, सबका साइज सेम होना चाहिए। ये लो, अब इन पे टिका हुआ है ये मास। ये जो मास टिका हुआ है ना, ये काफ़ी भारी है, 50,000 kg का है ये मास। ठीक, अब क्या करें, पहले तो मास लिखो, उससे फोर्स निकालो। फोर्स mg, अब इनर और आउटर रेडियस दिया है, इनर और आउटर रेडियस से एरिया आ जाएगा पाई r2 का स्क्वायर माइनस r1 का स्क्वायर, ठीक है। मान लो बराबर का लोड सब में बढ़ रहा है, तो कैलकुलेट करो कंप्रेशनल स्ट्रेन ऑफ ईच कॉलम, कितने कॉलम दबेंगे, ठीक है। अब कंप्रेशनल स्ट्रेन निकालना है, यानी कि उनकी लेंथ में कितना फर्क आएगा, है ना। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ शेयर मॉडुलस,
मैंने बताया था ना एनसीईआरटी देती नहीं है। किसके हैं ये सिलेंडर? स्टील के। तो शियर मॉडुलस ऑफ स्टील आपको एग्जाम में गिवन मिलेगा, ये तो एनसीईआरटी ने दिया है। बाकी आपके पास और क्या क्या चीज़ें हैं? रुको, ये सीधी है ना, कंप्रेशन स्ट्रेन तो इन पे सीधा पड़ेगा, यंग मॉडुलस लगेगा इन पे, यंग मॉडुलस स्टील का। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं? फोर्स दी हुई है हमें 50,000 मल्टीप्लाई में 10 न्यूटन, लेकिन एक पर कितनी लगेगी? 1/4। फोर्स एक्सपीरियंस बाय वन सिलेंडर, वो कितनी होगी? यही 50,000 मल्टीप्लाई में 10 डिवाइडेड बाय 4, इतना न्यूटन एक सिलेंडर पे लगेगी। एरिया हमने निकाल लिया, ठीक है। तो जो चेंज इन लेंथ अपॉन में लेंथ आएगा वो क्या आएगा? यंग मॉडुलस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल बाय एल, तो कंप्रेशनल स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा एल बाय एल, फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइड बाय गामा। क्या बोलेंगे इसको हम? क्या डिमांड करी है इसने हमसे? कंप्रेशनल स्ट्रेन की, कितना कंप्रेस हुआ? डेल्टा एल बाय एल, जो कि एफ बाय ए गामा है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। A piece of copper having a rectangular area, rectangular cross section of 15.2 और 19.1, ठीक है। एक कॉपर का पीस है, ठीक है, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है मिलीमीटर में, लेंथ ब्रेड्थ दे रखी है, एरिया आ जाएगा। इस पुल्ड इन टेंशन, अच्छा, लेंथ है, ब्रेड्थ है, एरिया है, टेंशन है, टेंशन यानी कि वही आपकी फोर्स, प्रोड्यूसिंग ओनली इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है, कैलकुलेट स्ट्रेन, ठीक है। किसका है ये? कॉपर का। एरिया दिया है, फोर्स दी है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लगाते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल बाय एल। अब डेल्टा एल बाय एल क्या है आपका? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मांगा क्या है उसने? रिजल्टिंग स्ट्रेन, ठीक है, हो गया। तो रिजल्टिंग स्ट्रेन जो है वो है डेल्टा एल बाय एल, और वो है फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय गामा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। स्टील केबल with a radius of 1.5 centimeters supported a chair lift at a sky area, if the maximum stress is not to exceed this। अब स्ट्रेस दिया हुआ है आपको 10 की पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम लोड? फोर्स मांग रहा है आपको। स्टील की केबल का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस आपको एरिया दे देगा 1.5 सेंटीमीटर, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू एरिया, क्वेश्चन खत्म, फोर्स मांगा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 10, a rigid bar of mass 15 kg is supported symmetrically by 3 wires. ठीक है, ये है एक रिजिड बार, इसको 3 वायर से, तीनों की लेंथ दे रखी है 2 मीटर. Those at each end are copper and middle one is of iron. तो those at each end are copper and middle one is of iron. ठीक है, तो मैंने कहा ये आपकी कॉपर की है, ये येलो कलर वाली, और ये, ठीक है, और बीच में है आयरन. येलो, ये सपोर्ट आ गई आपकी. लेंथ सबकी 2 मीटर है. तो अब बात यहाँ पे समझो, मान लो टी टेंशन है हर वायर में. अब मान लो जो अब जैसा कि कह रखा है, जो बार है वो सपोर्ट कर रही है 3 वायर से सिमेट्रिकली. फिर जो दोबारा सुनो, अ रिजिड बार ऑफ मास 15 kg सपोर्टेड सिमेट्रिकली. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये सपोर्टेड सिमेट्रिकली. सपोर्टेड सिमेट्रिकली, that is change in length is same in all. तीनों में सेम होगी चेंज इन लेंथ. ठीक है, तो कह रहा है जो कॉर्नर वाली और ये है, इसके अंदर आपको रेशियो निकालनी है डायमीटर की. इसका मतलब ज़रूरी नहीं है जो कॉपर की वायर है या स्टील की वायर है, इनमें से कौन सी मोटी पतली हमें पता नहीं है, पता करना है अभी आपको. ठीक है, तो अब करें क्या, पहले फॉर्मूला लगाओ यंग मॉडुलस का. आप फोर्स बोलो या टेंशन बोलो, बात एक ही है. फोर्स पर यूनिट एरिया एल बाय डेल्टा एल. एल सेम है दोनों का, एल सेम है, डेल्टा एल भी सेम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. एल डेल्टा एल, ठीक है, और क्या सेम है, और टेंशन इज सेम फॉर ऑल 3 वायर्स. तो अब टेंशन, लेंथ और चेंज इन लेंथ तो सेम है, तो बचा क्या, यंग मॉडुलस का रिलेशन सीधा सीधा एरिया से. ठीक है, तो यंग मॉडुलस और एरिया का रिलेशन आ गया. उसने क्या मांगा हमसे, एरिया. उसने सीधे सीधे तो डायमीटर मांगा है, सीधे सीधे एरिया नहीं मांगा. वो कह रहा है डायमीटर बताओ. ठीक है, बताते हैं. अब मैं इसको ये कह सकता हूँ 1/पाई d/2 का होल स्क्वायर. बोलो. अच्छा, अब डायमीटर और यंग मॉडुलस का रिलेशन आ गया. अब मैं अगर ये कहूँ कि यंग मॉडुलस, 2 वायर थी हमारी, एक तो थी कॉपर की और एक आयरन की. यंग मॉडुलस कॉपर डिवाइड बाय यंग मॉडुलस स्टील इज इक्वल्स टू 1/पाई डी कॉपर बाय 2 का होल स्क्वायर, 1/पाई डी स्टील बाय 2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ से आपको डी स्टील और डी कॉपर का रेशियो मिल जाएगा यंग मॉडुलस की फॉर्म में. ठीक है, और यंग मॉडुलस मैंने आपको बताया था, आप निकाल लेना. यंग मॉडुलस आयरन, आयरन लिखते लिखते स्टील लिखते गलती से. ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया. वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा.
अगला क्वेश्चन देखो, a 14.5 kg mass fastened to the end of steel wire to unstretched length 1 मीटर। अच्छा, मास दे रखा है, फोर्स आ जाएगा, लेंथ दे रखी है 1 मीटर, इज बिल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। अच्छा, जो घुमाया जाता है वर्टिकल सर्कल में जिसमें एंगुलर वेलोसिटी है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। अच्छा, तो यहां आपको दिया क्या है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ये 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड है क्या, ये ओमेगा है, ठीक है, एंगुलर सॉरी फ्रीक्वेंसी है। अब ओमेगा क्या होता है, वो होता है एक तो एंगल अपॉन में टाइम, एक पूरा चक्कर कटे तो 2 पाई अपॉन में टाइम, टाइम फिर वो पूरा हो जाएगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को ऊपर ले जाऊँ तो वो बन जाएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है तो मैं यहाँ से ओमेगा निकाल लूँगा। और क्या है, एट द बॉटम ऑफ सर्कल, ये उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। द क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ वायर इज दिस। चलो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है। अब क्या बचा, कैलकुलेट इलोंगेशन, ठीक है। लोएस्ट पॉइंट पे इलोंगेशन निकालो, इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल निकालो, ठीक है। अब क्या करें, यहाँ पर पहले यहाँ पर आप एक सर्कुलर मोशन दिखाओ, देखो ऐसे, ये इसका लोएस्ट पॉइंट है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सर्कुलर मोशन में घुमाने के लिए जो हमें नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आपने पढ़ रखा है, एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है क्या गिवन है। यहाँ पे ओमेगा गिवन था इसलिए मैंने इसे एंगुलर बना लिया, लीनियर के लिए एम वी स्क्वायर अपॉन में आर होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज़, टेंशन देखो, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है, एम जी नीचे की तरफ, टेंशन ज़्यादा है नहीं तो धागा टूट जाता एम जी से, तो टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ से टेंशन क्या है आपका, एम जी प्लस एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। एम ठीक है, ब्रैकेट में दिया मैंने जी प्लस आर, ओमेगा को खोल दिया 2 पाई न्यू में, कोई दिक्कत, टेंशन आ गई हमारे पास। अब टेंशन आ गई है, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फिर वही यंग मॉडुलस टेंशन डिवाइड बाय एरिया, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ है, एरिया है, टेंशन है, यंग मॉडुलस मैंने बता रखा है आपको, टेबल में से देंगे तो डेल्टा एल आ जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कंप्यूट द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, निकालना क्या है आपको, बल्क मॉडुलस, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है आपको, प्रेशर दे रखा है, जो प्रेशर इंक्रीज हुआ है, और फाइनल वॉल्यूम दे रखा है। इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम से चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, इस वजह से आपका चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम भी आ जाएगा। अब वो कहता है कंपेयर द बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर विद दैट ऑफ एयर, ठीक है। एक्सप्लेन इन सिंपल टर्म व्हाई द रेशियो इज सो लार्ज, ठीक है। इनिशियल वॉल्यूम दे रखा है, फाइनल वॉल्यूम दे रखा है, चेंज इन वॉल्यूम दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, डेल्टा वी बाय वी इनिशियल से हमारा चेंज इन प्रेशर आ जाएगा। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका P डेल्टा वी बाय वी। अब वो कह रहा है अगर मैं इसको एयर से कंपेयर करूं तो इतना ज़्यादा क्यों है, बल्क मॉडुलस एयर का और दूसरा बल्क मॉडुलस वाटर का, ठीक है। तो वो कह रहा है जो बल्क मॉडुलस वाटर का है वो एयर से इतना ज़्यादा क्यों है, देखते हैं भाई। जो बल्क मॉडुलस वाटर का आया है वो एयर से इसलिए ज़्यादा है, इसका रीज़न हम ये दे सकते हैं कि भाई
जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर का, जो एयर का होता है, वो होता है 10⁵ पास्कल, और यहाँ पर कितना है 100 × 10⁵ पास्कल। प्रेशर ज़्यादा है इसलिए बल्क मॉडुलस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये देखो ना आप, ये क्या है आपका प्रेशर, और जब एयर की बात आती है तो प्रेशर क्या होता है, सिर्फ ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चेंज इन प्रेशर की वजह से या डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से बल्क मॉडुलस ज़्यादा है वाटर का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे ध्यान दो। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट द डेप्थ वेयर द प्रेशर इज 80? सरफेस पे कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डेप्थ में कितना, 80। तो अब एक बात बताओ, डेंसिटी क्या होगी उसकी पानी की डेप्थ में अगर सरफेस पे डेंसिटी इतनी है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि पानी की डेंसिटी चेंज नहीं होती डेप्थ पे जाने से या कहीं और जाने से, पानी की डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। दूसरा, अब हम क्या करते हैं, सरफेस पे प्रेशर देखते हैं कितना है, 1 एटमॉस्फेयर, डेप्थ में कितना है 80 एटमॉस्फेयर, तो चेंज इन कितना है प्रेशर में, 79 एटमॉस्फेयर। एक बात। दूसरी बात, जो डेंसिटी है पानी की सरफेस पे वो है 1.03 10⁻³ kg। ठीक है, अब बारी आती है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये क्या है आपका बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को आप कापा से दिखा लो, कापा इक्वल्स टू 1 बल्क मॉडुलस। ठीक, और ये वैल्यू इतनी है, ये एनसीईआरटी ने दे नहीं रखी, गिवन है आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। जब क्वेश्चन आएगा तब आपको गिवन मिलेगा। ठीक, अब वो कहता है ये जो बल्क मॉडुलस अभी आपने निकाला वो क्या होगा, प्रेशर डेल्टा वी बाई वी, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो डेल्टा वी बाई वी कितना आएगा, प्रेशर मल्टीप्लाई में 1/बीटा। अब इसका ध्यान रखना, डेल्टा वी बाई वी हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, अब डेल्टा वी बाई वी कैसे निकाले, डेल्टा वी को मैं लिख दूं वी फाइनल वाला वॉल्यूम माइनस वी इनिशियल वाला डिवाइड बाई वी। ठीक है, ये क्या है वी जो उसका वॉल्यूम था माइनस जो कंप्रेस होने के बाद उसका वॉल्यूम आया अपॉन में जो उसका वॉल्यूम ओरिजिनली था। अब वी क्या होता है, वी होता है मास अपॉन में डेंसिटी। कहां से फॉर्मूला आया ये, आप ये बात जानते हो, डेंसिटी होती है मास अपॉन में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन में डेंसिटी। ठीक है, ये वैल्यू रख दो, मास अपॉन में डेंसिटी इसकी, मास अपॉन में डेंसिटी इसकी, मास अपॉन में डेंसिटी इसकी। यहां मुझे दिखाई दे रहा है मास तो कट जाएगा कॉमन लेने पर, देखो काट भी दिया मैंने, मास कट जाएगा कॉमन लेने पर, 1/ρ माइनस 1/ρ डैश डिवाइड बाय 1/ρ। अब इसमें से अगर मैं 1/ρ ये एलसीएम खोल दूं तो 1/ρ माइनस 1/ρ डिवाइड बाय 1/ρ तो कट जाएगा, और यहाँ 1/ρ बच जाएगा। इसको ठीक करूंगा तो क्या होगा, रो ऊपर रो डैश नीचे, मुझे क्या निकालना है, रो डैश आ जाएगा, रो डिवाइड बाय 1 माइनस डेल्टा वी बाई वी। डेल्टा वी बाई वी हमने यहाँ निकाला था। ठीक है, ये हो जाएगा। अब रो डैश जो आया आपका वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही आएगा जितना पहले था। मैंने बताया ना आपको, अगर ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो आपको ये बोलना है कि डेंसिटी वाटर की चेंज नहीं होती। आगे अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, कंप्यूट द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डेल्टा वी बाई वी निकालो एक ग्लास स्लैब का जब उसके ऊपर प्रेशर मारा जाए 10 एटमॉस्फेयर का। ठीक है, प्रेशर दे रखा है, डेल्टा वी बाई वी निकालना है, बल्क मॉडुलस हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, यहाँ गिवन नहीं है लेकिन जब एग्जाम आएगा तब उसमें गिवन होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका डेल्टा वी बाई वी आ जाएगा प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस, काम खत्म। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है देखते हैं। कहता है डिटरमाइन द वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब जिसकी एज लेंथ इतनी है। अच्छा एज लेंथ दे रखी है तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। मांग क्या रहा है, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, डेल्टा वी मांग रहा है, वी हम निकाल लेंगे। व्हेन सब्जेक्टेड टू अ हाइड्रोलिक प्रेशर 7 × 10⁶, प्रेशर उस पर कितना लगना है, इतना। ठीक है, देखो एज लेंथ दे रखी है, वॉल्यूम आ जाएगा, प्रेशर दे रखा है, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लगा दो, बी बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी कितना आया, पी बल्क मॉडुलस बाय वी, बल्क मॉडुलस फिर वही टेबल से लेंगे, डेल्टा वी आ जाएगा यानी कि वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ
much should the pressure on a liter of water be changed to compress it by 0.10%? ठीक है, ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, 1 लीटर, और लीटर भी दे दिया उसने, चलो ठीक है, यानी कि वॉल्यूम भी दे दिया, वॉल्यूम है 1 लीटर। अब डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी कितना है? 0.10, वी कितना है? 100। ठीक है, ये तो है आपका 0.10%। अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है भाई? बल्क मॉडुलस पानी के लिए दे रखा है 2.2 इंटू 10⁹, ऊपर क्वेश्चन में नहीं दिया, एग्जाम में मिलेगा आगे। तो बीटा क्या हो गया आपका? प्रेशर बाय डेल्टा वी बाई वी। तो प्रेशर कितना होगा? बीटा मल्टीप्लाई में डेल्टा वी बाई वी, और डेल्टा वी बाई वी दे रखा है, क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है।